शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश इस समय किस तरफ जा रहा है, आप देखिए कि राजनीति किस तरफ और किस मोड़ पर पहुंच गई है। जब आप कुछ राजनेता तो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल का भी उपयोग करने लगे हैं और इन्हें भी राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। और ये बात इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दुराचार हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति जी का लेख आया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो लेख लिखा है उस लेख पर अब उंगलियां उठने लगी हैं और ये आरोप लग रहा है कि ये लेख नरेंद्र मोदी की सरकार के दबाव में लिखा गया है। तो क्या देश में राष्ट्रपति भी दबाव में है इस समय? एक और लेख की चर्चा है, वो इंडियन एक्सप्रेस में 2 दिन पहले छपा है, दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल विनय सक्सेना का, जिस लेख में उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये दिल्ली में कुशासन चल रहा है। तो क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार अपने राजनीतिक घुड़ाभाग के लिए, अपने राजनीतिक शुभ लाभ के लिए क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी दांव पे लगा रही है? ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई पद पर बैठ के राष्ट्रपति या राज्यपाल कुछ बोल रहे हों। इसके पहले मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने जरूर मुंह खोला था, लेकिन उन्होंने किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोला था, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बोला था, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ। और खासकर जिन राज्यों में वे राज्यपाल रहे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो गोवा हो या मेघालय हो, वहाँ सरकारों पर टिप्पणी नहीं थी। उनकी टिप्पणियाँ थी भारत सरकार की नीतियों को लेकर, चाहे वो जो जवान मारे गए थे उसको लेकर हो या फिर किसानों की नीतियों को लेकर। सत्यपाल मलिक मुखर हुए थे, हालांकि हमने उनकी आलोचना की थी कि सत्यपाल मलिक को भी बोलना है तो पहले कुर्सी छोड़ें और उसके बाद बोलें, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनकी अपनी एक गरिमा है। लेकिन इस बार राष्ट्रपति का लेख विवादों में है। हम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जो मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, दीपक तिवारी जी, उनसे समझते हैं कि अब ये राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये जो संवैधानिक पद हैं, इन्हें लेकर विवाद तो लंबे समय से चल रहा है। कई लोग इन्हें एजेंट कहते हैं कि ये केंद्र के एजेंट हैं, कई लोग इन पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति जी का लेख आया है और उस लेख में उन्होंने कोलकाता का जिक्र तो किया है, लेकिन मणिपुर का जिक्र जानबूझ के नहीं किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने महाराष्ट्र की किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, जहां इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो हम समझते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल भी क्या अब राजनीति का हथियार बनते जा रहे हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी भूमिका में बहुत सारी चीज़ें कही हैं, आपने भी लेख पढ़ा होगा। 3 पेज का अंग्रेजी में एक ड्राफ्ट है जिसे किसी अखबार को नहीं भेजा गया, पीटीआई को भेजा गया है और पीटीआई ने उसको रिलीज किया है। एक एजेंसी है जो सरकार द्वारा पोषित है, ये आप और हम सब जानते हैं, उसके द्वारा राष्ट्रपति का ये लेख भेजा गया है और अब इसको लेके देश भर में चर्चा है, विमर्श चालू हो गया है, शुरू हो गया है कि राष्ट्रपति जी की चिंता तो जायज है, बात तो उन्होंने सही लिखी है, लेकिन उन्होंने कोलकाता की क्यों लिखी है? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाने की पटकथा है ये आर्टिकल या कुछ और? रविंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही शुरू में कि ये जो पद हैं ये संवैधानिक पद हैं और इनसे एक निश्चित स्तर की गरिमा के आचरण की अपेक्षा की जाती है और साथ ही जनमानस से, जनता से भी अपेक्षा की जाती है कि इनकी गरिमा का वे ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति और उपराज्यपाल, जैसा आपने कहा, इसके अलावा कई प्रदेशों में राज्यपाल भी हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से वो किसी एक राजनीतिक दल के कई बार प्रवक्ता जैसे बन जाते हैं। अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, जगदीप धनखड़, जब वे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, हम लोगों ने देखा कि वो किस तरह से बयान करते थे, किस तरह से हर दिन सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते थे। चूंकि वो बड़ी शख्सियत हो जाते हैं राज्यपाल, तो उनको स्पेस मिलता था और अंत में हमने पाया कि वो एक दिन भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। तो कई बार ये जो लोग हैं तो देखिए, अंततः सभी लोग, पद की गरिमा, पद की बात अलग है, पर जो बैठे हुए लोग हैं तो वो हमारे और आपकी तरह हाड़ मांस के पुतले,
उनके भीतर भी उसी तरह की लालसाएं, उसी तरह की इच्छाएं होती हैं जो कि किसी आम व्यक्ति में। राज्यपाल को राष्ट्रपति बनना है, उपराज्यपाल को राज्यपाल या ज़्यादा बड़े प्रदेश का राज्यपाल बनना है, या कैबिनेट मंत्री बनना है। राष्ट्रपति को लेके भी, राष्ट्रपति के मन में भी कुछ इसी तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं भारत की, तो उनसे अपेक्षा हर कोई करता है कि वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं। जब वे महिलाओं के विषय में चिंता करती हैं तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पर उनको बोलना चाहिए था कि जहां देश के सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, जहां पर सबसे अधिक आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं। बंगाल की बात उन्होंने उठाई, निश्चित तौर पर वहाँ पे एक बहुत ही जघन्य कांड हुआ और उसको लेकर जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। पर मणिपुर में जो कुछ पिछले 2 वर्षों में हुआ, जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहाँ पर घुमाया गया, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उस पर भी राष्ट्रपति के मुंह से कुछ न कुछ शब्द निकलने चाहिए थे, यदि बंगाल को लेकर निकले हैं तो। बंगाल में चूंकि एक विपक्ष की सरकार है और एक ऐसी सरकार है जिसने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवाए हैं एक तरह से राजनीति में, उनके 1000 दावों के बावजूद वो वापस सरकार में वहाँ पर उन्होंने आई, तीसरी बार आई। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति या कोई भी इस तरह के पदों पर बैठे हुए जब लोग लिखते हैं तो फिर वो भी इसी तरह की पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खुल जाते हैं, जैसा कि जो आपने कहा और जो मैं अभी कह रहा हूं। उनको बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल एक साधारण राजनीतिज्ञ की तरह। अब उनके प्रति राष्ट्रपति जैसी अगर कोई व्यक्ति उनके प्रति मर्यादा का आचरण करे तो फिर उनके लिए इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं पालना चाहिए। क्या दीपक जी आप ये मान रहे हैं कि एक आर्टिकल ने उनकी छवि, जो एक बहुत अच्छी देश भर में उनकी छवि थी, उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाया? देखिए, एक आर्टिकल ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया, इस विषय पर तो मैं बहुत ज़्यादा क्या कहूं, पर यह है कि राष्ट्रपति अभी हम लोगों ने देखा जो पिछले 10 वर्षों में जो प्रणब मुखर्जी के बाद में जो राष्ट्रपति बने, वो उनकी क्या भूमिका रही है सरकार के प्रति, उनकी जो स्थिति रही है कितनी पावरफुल रही है। राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं वो अक्सर पढ़ते हैं कि भारत जैसे लोकतंत्र में यहाँ पर राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की भूमिका में होता है। राज्यपालों को लेकर तो बाकायदा कई बार डिबेट्स हुई हैं कि राज्यपाल जैसे पद की आवश्यकता ही नहीं है। इतना लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च होता है राजभवनों पर, और हर राज्य के शहर के सबसे राजधानियों के बीच में उनके पास में जो हजारों एकड़ों की जो ज़मीनें हैं, क्या वो उनका दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता? और राज्यपाल का उपयोग क्या है सिवाय शपथ दिलाने के? चलो देश की तो बात मान लेते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होना चाहिए, राज्यपालों की कहीं से कोई उपयोगिता नहीं है। 356 एक होता था जिसके माध्यम से वो रिपोर्ट देते थे और सरकारों को भंग करते थे। सुप्रीम कोर्ट का एसआर बोमई केस के बाद में उस पर भी एक तरह से लगभग रोक ही लगी है। तो अब राज्यपाल विशुद्ध रूप से अब केंद्र के एजेंट के रूप में तो होते ही हैं, वो उनका तो जिसको कहे दायित्व ही है कि वो केंद्र के एजेंट के रूप में है। भोपाल में जो राजभवन है, जिसे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ऑस्टेट कुक ने बनाया था, उसमें जो वो रेसिडेंट कमिश्नर का ऑफिस था, तो रेसिडेंट कमिश्नर जो था, शासन यहाँ नवाब का था, लेकिन अंग्रेजों का एक रेसिडेंट कमिश्नर बैठता था कि जो केंद्र जो उस समय अंग्रेज थे उनके साथ में एक समन्वय स्थापित करे। तो राज्यपाल का काम उस समन्वय स्थापित करने के लिए होता। पर इधर जब राज्यपाल खुद पार्टी बन जाए तो फिर, क्योंकि जिन राज्यों में सत्ताधारी दल, केंद्र के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के राज्यपाल क्या इस तरह के बयान देते हैं? क्या अभी राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति की इस बारे में समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी का इतना सम्मान है इस देश में, और वो बहुत अच्छी भद्र महिला हैं, जो बोलती हैं हम लोग बड़े उससे सुनते हैं उनकी आप स्पीच सुनिए, बहुत ही मतलब विद्वत्तापूर्ण है। लेकिन इस एक आर्टिकल ने सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये ट्रोलिंग ठीक है जो किया जा रहा है उनको, या उन्हें इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं करना चाहिए? गलती से हुआ है ये आर्टिकल, क्या उन्होंने खुद लिखा है या किसी ने उनको लिख के दिया कि नहीं आप तो इसको जारी करिए? आप क्या, आपको क्या लग रहा है कि क्या संभावनाएं हैं? और एक इतनी प्रतिष्ठित महिला को
इस तरह से कटघरे में खड़ा कर देना, इसके पीछे दिमाग किसका है? देखिए, राष्ट्रपति भवन एक पूरा उनका सचिवालय होता है, वहां पर बाकायदा एक प्रेस अधिकारी, एक उनके सचिव और पूरा एक सिस्टम काम करता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई गलती से उन्होंने लिख दिया, गलती से जारी कर दिया। एक सुनियोजित चीज होती है, कब जारी करना, कैसे जारी करना, क्या विषय होगा। उस स्पीच को जब तैयार किया गया होगा तो 10 लोगों के हाथों से गुजरा होगा। राष्ट्रपति, देखिए, हमारे सिस्टम में राष्ट्रपति अपने आप कुछ नहीं करती हैं। राष्ट्रपति केवल वही करती हैं जो कैबिनेट उनके लिए कहती है। अब ये पत्र लिखने जैसी सामान्य बात है, तो इसके लिए आवश्यक कोई कैबिनेट ने नहीं कहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई ये निर्णय नहीं है। पर ये मान के चलते हैं कि जो राष्ट्रपति कह रही हैं या कह रहे हैं वो सरकार की भाषा है, उसमें राष्ट्रपति का अपना कोई इंडिपेंडेंट चीज जैसी कोई नहीं होती। अब उसमें कि राष्ट्रपति बहुत प्रतिष्ठित है, तो राष्ट्रपति का पद बहुत प्रतिष्ठित है। जब भारत आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में राष्ट्रपति भवन रहे, कोई राष्ट्रपति रहे। कि इतने बड़े भवन में क्यों राष्ट्रपति रहेगा, अगर रहनी है तो एक साधारण से भवन में रहे। आपके दर्शकों को जान के अच्छा लगेगा शायद कि इस राष्ट्रपति भवन में रहने वाली पामेला माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझसे ये बात कही कि जब महात्मा गांधी आते थे मेरे पिताजी से मिलने के लिए, लॉर्ड माउंटबेटन से, तो वो कहते थे कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम लोग इस तरह से, हमारे राष्ट्रपति, हमारे नेता, प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े भवनों में नहीं रहेंगे। पर हम लोगों ने वो बात गांधी जी की नहीं मानी। आज नेता जिस तरह से रहते। तो वापस आपके द्रौपदी मुर्मू की बात पर आए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात पर आए, तो उन्होंने ये लिख के उन्होंने खुद आमंत्रित किया है, उन्होंने एक राजनीतिक वक्तव्य दिया है। तो अब उस राजनीतिक वक्तव्य को जैसे ही आपने मार्केट में दिया, जनमानस के सामने दिया, तो आप आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं, आपके लिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति जैसा आचरण करना चाहते हैं, राष्ट्रपति की मर्यादा, देखिए मर्यादा बरतने। क्या आपको लगता है कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की ये भूमिका बनाई जा रही है? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका अब केंद्र सरकार बता सकता, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापित नीति रही है कि हम सरकारों को भंग नहीं करेंगे। क्योंकि 356 के माध्यम से जिस तरह से कांग्रेस सरकारें भंग करती थी, इसमें भी आपके दर्शकों को एक और मजेदार बात बताऊं। दुनिया की पहली निर्वाचित सरकार, कम्युनिस्ट निर्वाचित सरकार, दुनिया की पहली कम्युनिस्ट निर्वाचित सरकार 1913 के रेवोल्यूशन के बाद में तो जबरदस्ती कम्युनिस्ट सरकारें बनी थी। भारत में पहली निर्वाचित सरकार 1956 में केरल में बनी थी। और पहली भारत की किसी भी निर्वाचित सरकार को 356 के माध्यम से भंग करने का भी काम जवाहरलाल नेहरू ने उसी कम्युनिस्ट सरकार पर किया था। तो कांग्रेस पर वो बड़ा दाग रहा है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी इस बात को लेकर बहुत हल्ला मचाती रही है। मुझे नहीं लगता कि 356 वहां पर इस तरह से लगाएंगे, लेकिन इसके पीछे निरंतर ये कोशिश है कि ममता बनर्जी को स्टेबलाइज ना होने दिया जाए, ममता बनर्जी को अस्थिर रखा जाए। लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है कि एक बात याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को जिसको बोलते हैं साझा करने वाला राज्य है। बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और यदि हमारे यहाँ के नेता आज जानबूझकर बंगाल में इस तरह की कुछ भी राजनीतिक खुड़पेच यदि करते रहेंगे, तो इसका लाभ बाहर की शक्तियां ले सकती हैं। तो ये एक बहुत नाजुक विषय था जिस पर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को नहीं बोलना चाहिए था, पर उन्होंने बोला है। तो हम सब भी इस बात के लिए बिल्कुल अब स्वतंत्र हैं कि चूंकि आपने बोला है तो हम आपके बोलने पर अब हम टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हमारे पास में भी उतने ही अधिकार हैं एक नागरिक होने के नाते जितना कि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास है। एक और हमने देखा कि राज्यों के राज्यपाल जब अभिभाषण देने आते हैं तो उनके पूरे अभिभाषण में होता है मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ये करेगी। यदि कोई राज्यपाल सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो वो अपने आप को भी तो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं मेरी सरकार। अब हमने एक आर्टिकल पढ़ा 2 दिन पहले, विनय सक्सेना साहब LG हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि राजधानी सबसे कह रहा मिसमैनेजमेंट है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं, नर्मदा जी यमुना जी को आपने गंदा नाला बना दिया है और वहाँ 22 नाले मिल रहे हैं बगैर ट्रीटमेंट के। कुल मिलाकर एक राज्यपाल
समाचार पत्रों में अपनी सरकार की कमियों को या उसको आरोप लगाते हुए कर रहा है, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? बहुत ये है कि राज्यपाल ही सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो अब विपक्ष को तो खत्म ही कर देना चाहिए। विपक्ष खुद ही राज्यपाल विपक्ष बन गए हैं। देखिए, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं बाकी राज्यपालों की तुलना में उनके पास में बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। वे अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं, अधिकारियों को हटा सकते हैं। दिल्ली की सरकार अपने मंत्रियों के खुद के पीए और पीएस अपॉइंट नहीं कर सकती। विभागों के पीएस जो उनके उपराज्यपाल हैं वो करते हैं। ये मुझे लगता है कि ये इनकी अति महत्वाकांक्षाएं हैं कि राजनीति करके मैं अपने आप को बहुत जो भी भारतीय जनता पार्टी के आका हैं उनके सामने मैं ये बताऊं कि देखो मैं भी कितना आपके प्रति लॉयल हूं, कितना लड़ रहा हूं। हास्यास्पद है। और ख़ासतौर पे विनय सक्सेना जैसे लोग जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, इनके लिए ये बात, अगर मेरी जानकारी सही है तो इनको ये समझना चाहिए कि आप वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पर हैं। आपकी जो मर्यादाएं हैं, आपकी जो सीमाएं हैं, उनको आप ना लांघें। और अगर आप सचमुच में सरकार के उससे इतने ही नाखुश हैं तो आपके पास में बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप लेख क्यों लिख रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को, जो कमेटी बनी हुई है उसके लिए आप रिपोर्ट दे देते, आप राष्ट्रपति के पास में रिपोर्ट दे दीजिए। और फिर दूसरी चीज़ें ये हैं कि अगर आपको इतना ही अपनी बात जनता को बताने का वो है तो आप राष्ट्रपति को रिपोर्ट दीजिए और उसको लीक कर दीजिए प्रेस में, जैसा कि बाकी चुनाव लड़ी है ना, केजरीवाल के सामने आके चुनाव लड़ी है। वो तो फिर जो उपराज्यपाल को जिसने नियुक्त किया है भारतीय जनता पार्टी तो केजरीवाल की पार्टी के सामने चुनाव लड़के हार चुकी है। तो ये तो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई बहुत बड़ी हैसियत हो ऐसा कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब फिर धीरे धीरे वहां पर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ये चुनाव की तैयारियां करने में राज्यपाल उपराज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी, आज दिल्ली में हमें ये बताइए, वो मनोज तिवारी के अलावा और कौन सा नेता आपको भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में याद है? जो बड़े नेता थे, हर्षवर्धन, बेचारे उनको पीछे किनारे कर दिया गया है। वो जो चांदनी चौक से सांसद हुआ कर, प्रवीण खंडवाल आप भी बने हैं। हाँ नहीं, वो जो जिनकी चांदनी चौक में हवेली है, मित्तल या गोयल, हाँ, उनके लिए नहीं, पीयूष गोयल नहीं, उनका नाम मैं विस्मृत कर रहा हूं। तो इन सब लोगों के लिए वहां हाशिए पर डाल दिया गया है। अब नए नए लोगों को वहां पर फिर आगे से सामने मोहरा बना के किया जा रहा है। पर यह मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लाख कोशिश की, अमित शाह ने घर घर जाके वोट मांगे, केजरीवाल की पार्टी के सामने उनके बहुत ज़्यादा माने जनता ने उनके लिए पसंद नहीं किया। लोकसभा अलबत्ता ज़रूर अलग मामला था। पर यहाँ पर बात उपराज्यपाल भी राज्य के विषय में कर रहे हैं, दिल्ली के उसकी बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपने देखा कि जगदीप धनखड़ जी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने मैदान में उतर के विरोध किया उनका। ऐसा लग रहा है कि असली विपक्षी वही हैं और उसका पुरस्कार मिला, उपराष्ट्रपति बनाए गए। इसके बाद में विनय सक्सेना जी को हो सकता है कि इस आर्टिकल का पुरस्कार मिल जाए कि किसी बड़े राज्य में राज्यपाल बना के भेज दिया जाए। राष्ट्रपति जी को क्या देंगे अब? इससे बड़ा क्या पद है उनके लिए? वो क्यों इस तरह की राजनीति में पड़ती है? अब देखिए, ये तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता इसलिए, लेकिन ये ज़रूर है कि खराब लगता है कि जब राष्ट्रपति जैसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करे कि वो अपने मन से चीज़ें ना कर पाए और दूसरे के मन से चीज़ें कर रहा हो। देखिए, रबर स्टैंप है राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही है। इसको कई लोग कहते हैं राष्ट्रपति का अपमान है। नहीं, ये हम राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण कह रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड में जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है, इंग्लैंड में राजतंत्र है, वहाँ पर भी इसी तरह का, वो हमारा जो पैटर्न है वहीं का लिया। वहाँ पर भी उनका जो राजा है वो एक तरह का रबर स्टैंप ही होता है। कई सारे और लोकतंत्रों में इस तरह की व्यवस्था है। तो उनको खुद समझना चाहिए, क्योंकि इसलिए ये राष्ट्रपति जब भी कोई होता है तो 1-2 दिन के लिए नहीं होता है, 5 साल के लिए नहीं होता है। आपके हर जो कदम है वो आने वाले इतिहास में दर्ज होते हैं, वो पोस्टेरिटी में जाते हैं। किस तरह से जैल सिंह का आचरण रहा जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, और किस तरह प्रणब मुखर्जी का आचरण रहा, किस तरह से KR नारायण जो कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे उनका रहा। तो ये सब चीज़ें इतिहास में जाती हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति रहे, उनका क्या किस तरह से रहा, क्योंकि ये देश
का आने वाला भविष्य तय करते हैं आपके कदम। तो अगर एक निष्पक्ष राष्ट्रपति शासक के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल यदि दर्ज होगा तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी कि इस देश में इस बात की भी अब उदाहरण है कि एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति भी जाके राष्ट्रपति जैसे पद को सुशोभित कर सकता है और वहाँ जाकर फिर वो कमज़ोर ना होके राष्ट्रपति की जो समुचित और सही शक्तियाँ हैं उनका उन्होंने उपयोग किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो दीपक तिवारी जी पूर्व कुलपति हैं, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका ये कहना है कि राष्ट्रपति जी ने यदि वाकई चिंता व्यक्त की है महिला अपराधों पर तो उन्हें मध्य प्रदेश का भी नाम लेना था, क्योंकि पूरे देश में यदि महिला अपराधों में अव्वल कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। उनका कहना है कि यदि राष्ट्रपति जी ने क्रिया की है तो प्रतिक्रिया होगी, टिप्पणी की है तो अब हमारा भी अधिकार है हमसे पूछने का कि आपने ये जो टिप्पणी की है इसमें ये टिप्पणी क्यों नहीं की। यानी कि अब राष्ट्रपति से भी सवाल किया जाना आप जनता का अधिकार है। आपका ये भी कहना है कि राष्ट्रपति को सोचना चाहिए, किसी का मोहरा तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति की एक एक चीज़ है वो भारत के इतिहास में दर्ज होता है और इतिहास में पढ़ाया जाता है। इसलिए इसको बहुत सोच समझ के और गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। हालांकि दीपक जी का कहना है कि वे ये बात नहीं मानते कि ये अचानक किसी ने उनसे करा लिया, ये सोची समझी रणनीति है। अब ये रणनीति कहाँ और कैसे बनी इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। लेकिन जहाँ तक उपराज्यपालों की बात है, निश्चित तौर पर देश एक अलग दिशा में चल पड़ा है। उपराज्यपाल प्रतिपक्ष की भूमिकाएं उन राज्यों में जहाँ सत्ता पक्ष की सरकारें नहीं हैं, केंद्रीय सत्ता पक्ष की सरकारें नहीं हैं, अब विपक्ष की भूमिका निभाने लगे हैं। ये देश के लिए अच्छा साइन नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।